हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल्स। आपका जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पर बेस्ड। ठीक है बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला, तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज के क्लास में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वो लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो डिस्कस किया था उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो फिलहाल अगर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आराम से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल होने वाला और जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि जो भी मैं समझाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, जिसकी अगर किसी ने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो वो भी आसानी से समझ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, यानी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों के द्वारा जो सर्कुलर पाथ फॉलो किया जा रहा है उसकी रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली विद द सेम वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं सेम वेलोसिटी से। ठीक है, और आपको पता है कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता था वो आपको पता है कि क्या होता था, तो r इज इक्वल टू mv बटे में qb। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे जो दोनों के दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं और सेम मैग्नेटिक फील्ड में ही एंटर कर रहे हैं, यानी v और b पे तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि v और b तो दोनों के लिए ही सेम है। तो जो खेल डिपेंड कर रहा है वो m और q पे है, यानी मास और चार्ज पे। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मास क्या है और चार्ज क्या है, तभी हम रेडियस का रेशियो निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रोटॉन की, कि भाई प्रोटॉन के केस में क्या होता है। तो फॉर प्रोटॉन, तो अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट द मास एंड चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज स्मॉल m एंड e। ठीक है, तो हमने मान लिया कि प्रोटॉन का जो मास है वो m है और जो चार्ज है वो e है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अब अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा m, और उस पे जो चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन पे वो e हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं बात करता हूं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल के केस में क्या होगा। तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आपका हीलियम, यानी 2 और 4, तो एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। और आप ये भी जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो भी मास होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन का तो अपना कोई मास होता नहीं है, मतलब मास तो होता है बट इतना कम होता है कि उसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो भी मास होगा अल्फा पार्टिकल का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा, और इन दोनों का मास भी लगभग बराबर होता है। तो किसी का भी एक का भी निकाल लोगे तो दूसरे का भी वही मान सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें यह देखना चाहिए कि एक अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर देते हैं तो वो कैसे निकलता है, तो भाई मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो मास नंबर है आपका 4 और एटॉमिक नंबर है 2, तो 4 में से अगर आपने 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, आपका 2 आ गया, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके 2 हो जाते हैं। सो इस तरह से हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों निकाल दिए। अब हमें करना क्या है, हमें अल्फा पार्टिकल का मास निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, तो सीधा सा फंडा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स थे कितने, तो भाई 2, और एक प्रोटॉन का मास कितना मान रखा था आपने, तो m मान रखा है ना प्रोटॉन का मास। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो भी 2 हैं, और न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, तो लगभग वही होगा जो प्रोटॉन का मास होता है।
और प्रोटॉन का मास हमने कितना मान रखा था m। तो ओवरऑल अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया 4m। और अगर चार्ज की बात कर दी जाए कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है, और प्रोटॉन कितने हैं 2, यानी यहाँ जो चार्ज होगा वो 2e हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज पता चल चुका है, प्रोटॉन का मास और चार्ज पहले से ही पता था, तो अब हम आसानी से रेशो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ प्रोटॉन बटे में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का रेडियस क्या था, तो फॉर्मूला था आपको r बटे में QB। और अगर अल्फा पार्टिकल का देखेंगे तो इसकी शुरुआत नीचे से होगी, तो r बटे में QB। तो प्रोटॉन की अगर आप बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास mp और उस पर जो चार्ज है वो qp, और अल्फा पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो मास m अल्फा और चार्ज q अल्फा। बाकी v और b तो सेम ही था ना दोनों के लिए, तो इसलिए मैंने नॉर्मल रखा इसे। तो आप देखेंगे कि इस b से b और इस b से b चला जा रहा है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, तो 4m। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, तो 2e चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, तो e। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है, तो 2e। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन था ना यहाँ पे, तो मास ऑफ प्रोटॉन तो m होता है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m। तो यहाँ m से m गया, इस e से e गया, और इस ये चला गया। तो यहाँ पर रेशो कितना जा रहा है, तो रेशो आ रहा है 1:2 का। तो बच्चों समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपसे रेडियस का रेशो पूछा था, तो भाई रेडियस डिपेंड किस पे करता है वो देख लिया, तो r mv/qb। ठीक है, q v और b सेम था, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा था m और q पे। तो हमने क्या किया, 1/1 करके पहले अल्फा पार्टिकल के लिए देख लिया, फिर प्रोटॉन के लिए देख लिया, और दोनों को डिवाइड करके दोनों का रेशो निकाल दिया। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, जो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में आते हुए इस क्वेश्चन को मैंने देखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो अब बच्चों हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से है। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एंटर कर रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, और पूछा जा रहा है कि वो कितना समय इस फील्ड के अंदर स्पेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, और अगर फील्ड इनवर्ड है तो चार्ज्ड पार्टिकल चाहे ऐसे जाए और चाहे ऐसे जाए और चाहे कैसे भी जाए, वो हमेशा एंगल तो 90 का ही बनाएगा ना, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ है और ये ऐसे कहीं भी जाए तो आपका एंगल हमेशा 90 का ही बनेगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब चार्ज्ड पार्टिकल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ दी वेलोसिटी से, तो जो पाथ फॉलो करेगा वो कैसा होगा। तो आपको पता है कि पाथ तो सर्कुलर ही होना है, क्योंकि एंगल 90 का ही बन रहा है। ठीक है, बाकी इसको अगर आप समझने के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो हमारा अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, तो इस तरफ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहाँ पे हमने बोला था कि ये हमारा पहला वेक्टर है, ये दूसरा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आया ये, तो ये हो गया आपका तीसरा वेक्टर। और क्या सिखाया गया था कि भाई कभी भी आपको डायरेक्शन निकालनी है अगर फोर्स की, तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कीजिए। और उसमें क्या बोला गया था कि पहले वेक्टर के डायरेक्शन में स्ट्रेच करो, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में बेंड करो, थंब अपने आप आपको तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पर जो पहला वेक्टर है वो v वेक्टर है, यानी मुझे अपने हाथ को जो स्ट्रेच करना है वो इस तरीके से करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, यानी स्ट्रेच ऐसे करना है कि वो बेंड अंदर की तरफ हो सके। तो सोचो अगर मैं ऐसे स्ट्रेच कर दूं तो है तो ये v वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग, लेकिन ये बेंड नहीं होगा, इसका मतलब ये तरीका गलत है। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो अब ये आसानी से बेंड हो जा रहा है, यानी अब चीजें ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, तो इस तरफ, यानी जो इस पे फोर्स लगेगा वो ऐसे लग रहा होगा। अब सोचो कि अगर आप ऐसे सीधे जा रहे हैं और इधर से आप पे फोर्स लगने लगे तो क्या होगा, आपका पाथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी हो रही है, और इसी हिसाब से आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जाकर और ऐसे आपका बाहर निकल जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही होगी कहानी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बताना चाहूंगा, और वो बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है या सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई बॉडी घूम रहा है इस तरीके से, और मैं किसी भी पॉइंट पर उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होता है, सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना होता है, ठीक है। और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, तो रेडियस ये हो गई आपकी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टेंजेंट है इसके अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन आपका कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, और वो हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो अगर कभी सेंटर का हमें अंदाजा लगाना कि सेंटर हमारा किधर है, तो सीधा सा फंडा है, आप इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, तो वही जो आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वो है जो टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इट मींस जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा वो भी ऐसा ही हुआ होगा। तो अब मुझे अगर सर्कुलर पाथ का सेंटर देखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालना चाहिए। तो वो परपेंडिकुलर मुझे बता रहा है कहीं इधर की तरफ, ठीक है। तो मान लेता हूं कि यहाँ पे आपका सेंटर है, ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी, एक रफ पोजीशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये है तो ऐसे गया है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं हम लोग, तो ये इसका रेडियस r हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने एंगल पे आपका चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है उतने ही एंगल से आपका बाहर भी निकलता है, ठीक है। यानी जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल आपका यहां भी बनेगा, अगर आप बनाकर देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये आपका टेंजेंट था, सॉरी ये आपका रेडियस और ये आपका टेंजेंट है, तो इनके बीच का ये एंगल 90 डिग्री, और ये आपका पहले ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना रखा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री। अब सोच के देखो, अगर ये पूरा एंगल 90 है और उसका ये हिस्सा थीटा है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा। और अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, तो थीटा। तो अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो आपका यहाँ भी एंगल थीटा ही बनेगा। और आप ये बात भी जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि आप अगर इन तीनों को जोड़े तो पाई आना चाहिए, ठीक है। तो करके देख लो, पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ओवरऑल पाई आ गया, यानी सब कुछ ठीक है। अब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपसे टाइम ही तो पूछा गया है कि भाई इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना समय लगेगा। तो आपको कंप्लीट सर्कल वाला समय पता है कि अगर एक कंप्लीट सर्कल हो जाता तो उसमें जो समय लगता था वो क्या था, तो 2 पाई m बटे में QB। तो अगर वो समय पता है तो ये तो अपने आप निकल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, और यहां पे मैं लिख देता हूं टाइम स्पेंड, जो हमारा टाइम यहां पे खर्च हुआ था फील्ड के अंदर। तो देखो बच्चों, जब आपने पूरा सर्कल कवर किया था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का हुआ था, और उसमें जो हमारा समय लगा था वो लगा था 2 पाई m बटे में QB, इतना समय लगा था। तो सोचो 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में जो समय लग रहा है वो इतना है, तो यूनिट एंगल कवर करने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, तो भाई डिवाइड मारो, खत्म कहानी। 10 रुपए के इतने संतरे तो 1 रुपए का कितना संतरा, तो पता चल जाता था ना। तो ये आ गए यहाँ 2 पाई से 2 पाई डिवाइड हो गया, तो m बटे में QB निकल के आ गया। तो यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना समय लगता था। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा एंगल बना है वो कितना है, तो पाई माइनस 2 थीटा, तो बस डाल दो। तो देयरफॉर पाई माइनस 2 थीटा के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो m बटे में QB इंटू में पाई माइनस 2 थीटा। तो ये जो होगा ये हमारा वो समय है जो कि चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंट हो रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो ये है हमारा टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल
चार्ज्ड पार्टिकल inside the यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और वो चेंज क्या है कि जैसे अभी चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है थीटा एंगल पे। अब मान लिया जाए चार्ज्ड पार्टिकल को अगर मैं ऐसे एंटर कराऊं तो क्या कहानी बनेगी, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपका जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी से इस तरह से एंटर कर रहा है। तो बताइए यहाँ पर जो समय स्पेंड होगा चार्ज्ड पार्टिकल के द्वारा वो कितना होगा। तो यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दी गई है, इसका मतलब आपको टेंजेंट की डायरेक्शन दिखा दी गई है। तो पाथ तो सर्कुलर ही फॉलो होना था, तो यानी कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है इस बार वो ऐसे जाकर और ऐसे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का पाथ फॉलो होने वाला है यहाँ पे। अब सबसे पहला काम होता है सेंटर पता करना कि भाई सेंटर कहाँ है। तो टेंजेंट अगर ये है तो इस टेंजेंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको सर्कल के सेंटर का एक रफ आइडिया लग जाता है। तो इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मेरा सेंटर कहीं यहाँ पे मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रेडियस r इधर की तरफ, और इधर की तरफ ये हो गया r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस तो सेम ही होगा दोनों जगह। अब बात करते हैं एंगल कितना बन रहा होगा। तो आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल तो 90 का होगा भाई, रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 का बनता है, और ये एंगल कितना दे रखा है थीटा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा। अब अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये पूरा एंगल 90 का होता है तो ये कितना आ जाएगा थीटा। अगर इधर का एंगल थीटा है तो भाई सीधा सा फंडा यहाँ भी थीटा ही बनेगा। अब सोचो पूरा एंगल कितने का था, 180 डिग्री का, ये दोनों थीटा थीटा यानी 2 थीटा, तो ये कितना होगा, तो पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा पाई माइनस, ये एंगल कितने का बनेगा, तो पाई माइनस 2 थीटा एंगल हो जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा तीनों को, पाई ही निकल के आएगा। लेकिन मुझे ये वाला एंगल थोड़ना चाहिए, मेरे जो चार्ज्ड पार्टिकल ने एंगल स्वेप्ट आउट किया है वो ये है, यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। तो मुझे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है कि ये कितना होगा। तो ये भी आसानी से निकल जाएगा भाई, पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, इतना आपका पाई माइनस 2 थीटा है, तो बचा हुआ कितना होगा, तो भाई 360 डिग्री में से ये माइनस कर दो, यानी कि 2 पाई में से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 पाई में से पाई गया तो पाई आ गया, तो पाई प्लस 2 थीटा। तो हमारे यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आ गया पाई प्लस 2 थीटा। तो हमें बस ये देखना है कि इतना एंगल कवर करने में कितना समय खर्च होता है। तो हमने आपको ये पिछले केस में ही किया था कि भाई 2 पाई एंगल कवर करने में इतना समय लगता था, तो यूनिट एंगल कवर करने में इतना समय। तो अगर यूनिट एंगल कवर करने में इतना समय, तो पाई प्लस 2 थीटा एंगल कवर करने में कितना समय, तो भाई सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आपका। तो पाई प्लस 2 थीटा एंगल कवर करने में जो समय लगेगा वो m बाई क्यूबी को पाई प्लस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। तो ये हमारा वो समय हो गया जो कि चार्ज्ड पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिताया था। ठीक है, तो ये आपका टाइम स्पेंट निकल के आ जाता है। तो देख लो बच्चे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बस वही है कि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो ही आप चीजों को समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये 2 क्वेश्चन देख लिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर भी हम स्लाइट वेरिएशन करेंगे। और उसमें क्या होगा कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या कहानी बनेगी। तो हम एक बार नेगेटिव चार्ज वाला भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है नेगेटिव चार्ज के लिए। अब हमने क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, और वो मान लेते हैं v वेलोसिटी से फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे एंटर करता है। तो बताइए इस बार कितना समय लगेगा। तो पहले तो ये देखो कि ये पाथ कैसा फॉलो करने वाला है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था अपना F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए था, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए फॉर्मूला था, नेगेटिव चार्ज के लिए तो नहीं था। तो एक सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा कि आप क्या कीजिए, जो भी आपको चार्ज गिवन है आप उसे बस पॉजिटिव मानकर
अपना डायरेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। और जो भी डायरेक्शन आएगा बस उसको उल्टा कर देना, तो वो जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रखा, बट हम इसे ऐसा पॉजिटिव चार्ज मानकर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सोचो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो मेरा अंगूठा किधर इशारा कर रहा था, ऊपर की तरफ, यानी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता वो ऐसा लगता, लेकिन तब जब पॉजिटिव चार्ज होता। तो सोचो अगर पॉजिटिव चार्ज पे ऐसा फोर्स लगेगा तो नेगेटिव चार्ज पे तो फिर ऐसे लगने लगेगा ना, और जब फोर्स ऐसे लगेगा तो कोई ऐसे सीधा जा पाएगा नहीं, तो उसका पाथ जो होगा वो ऐसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर जो पाथ फॉलो होने वाला है चार्ज पार्टिकल के द्वारा वो कुछ ऐसा सा होगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका पाथ होगा। अब हमें देखना है कि भाई इसका सर्कल का सेंटर कहां पे बनेगा। तो सेंटर के लिए तरीका आपको बताया ही है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, अपने आप आपको सेंटर से पास कर जाएगी लाइन। तो अगर ये टेंजेंट की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरा सेंटर कहीं मुझे यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर हो गया सर्कल का। अब सोचो कि ये रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल 90 का होना है। ये एंगल अगर थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये आपका थीटा, इधर का थीटा तो ये भी थीटा, और ये दोनों थीटा, पूरा एंगल 180 का बनना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 थीटा आएगा। तो इस पाई में से माइनस कर दो, तो एंगल कितने का बनेगा यहाँ पे, तो पाई माइनस का 2 थीटा। तो ये हमारा एंगल बन जाता है। अब सोचो अगर ये एंगल इतना है तो मुझे क्या ये एंगल चाहिए, नहीं भाई, मेरे चार्ज पार्टिकल ने तो ये पाथ कवर किया, यानी ये एंगल कवर किया है, तो मुझे ये वाला एंगल देखना है। तो सीधा सा फंडा है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। तो 360 में से अगर आप ये वाला माइनस कर देंगे एंगल, तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, 2 पाई में से ये वाला एंगल माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2 पाई माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 2 पाई में से पाई गया तो पाई आ गया, यानी कि कितना आ गया, पाई प्लस 2 थीटा। तो ये हमारा एंगल बन जा रहा है पाई प्लस 2 थीटा। अब सोचो आपने पहले ही देख लिया था 2 पाई में इतना समय लग रहा था, यूनिट एंगल में इतना समय लग रहा था, तो आपका पाई प्लस 2 थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, तो m बटे में क्यूबी इंटू में पाई प्लस का 2 थीटा। तो ये जो निकल के आएगा ये हमारा हो जाएगा टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा टाइम स्पेंट निकल के आ जाता है। तो बच्चे ये 3 वेरिएशंस मैंने आपको दिखाए। तो आज की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं अपने लास्ट वीडियो पे पढ़े हुए टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का कंसेप्ट सीखेंगे। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो कमेंट में आप पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। ओके बच्चों, बाय।